ध्यान देना, फिर से रिपीट कर रहे हैं, रुक जाना। 16 ग्रुप एलिमेंट आज का टॉपिक। इट कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2NP4, also known as chalcogen। मतलब 2s2 2p4, 3s2 3p4, 4s2 4p4, 5s2 5p4, मतलब NH2NP4। सल्फर आपस में जुड़ने की टेंडेंसी रखता है, दैट इज कैटेनेशन प्रॉपर्टीज, दैट इज एसोसिएशन नेचर। 8 सल्फर मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाता। इस एसोसिएशन नेचर की वजह से हम इसे चाल्कोजेन कहते हैं। इसे हम चाल्कोजेन कहते हैं पूरे ग्रुप को। ये मेनली जो है सल्फर जो एसोसिएशन, तो सल्फर का मेन सोर्स है एग, प्रोटीन, गार्लिक, ऑनियन, इटिस। सी वाटर भी मेन सोर्स माना जाता है। लेकिन मुझे इनमें प्रॉपर्टीज में जनरल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और उसके बाद इंपॉर्टेंट कंपाउंड। तो जनरल जो आपने 15 ग्रुप में पढ़ा है एज इट इज वही पढ़ना, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना, कहीं कंफ्यूजन हो बोलना। पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं टॉप टू बॉटम। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस कारण तो ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल बढ़ने की वजह से एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। और हमें पता है कि एटॉमिक रेडियस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन, इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये हम पहले भी पढ़ चुके। ये अगर बढ़ेगा तो ये सारे घटेंगे, और अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेंगे। तो अगर हम 15 ग्रुप लेते हैं तो साथ में 14 और 16 भी लेकर चलना पड़ेगा। जैसे कार्बन है, सॉरी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, 15, रुक जाना, 15, 16 और 17। हम ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, ये फ्लोरीन, उस से टीपो, हम कुछ कारण से ऐसे लिखे हैं, ध्यान देना। हमने कहा एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ता है। एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ता है। ठीक है, लाइट आ गई, अच्छी बात है। क्योंकि ये टॉप टू बॉटम सेल हमारा बढ़ता है इसकी वजह से, ध्यान देना। आयोनाइजेशन एनर्जी किसी भी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी लगता है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, गेन करते वक्त जो एनर्जी निकलता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 2 मिनट का टाइम लगेगा, मैक्सिमम स्टूडेंट को इसकी जानकारी नहीं, जरा बता देते, जरूरी है, रुक जाना। हमारे पास आयोनिक कंपाउंड है NaCl, हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड है HCl। HCl यानी 1 H और क्लोरीन यहाँ पर 7 है। जिन्हें नहीं पता है वो बहुत ध्यान से देखना ताकि आज के बाद कंफ्यूज मत होना। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये H, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जिससे बॉन्ड बना, ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जिसे लोन पेयर कहते हैं। ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जिससे बॉन्ड बना। जिस एलिमेंट के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसके पास, वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, इसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ऐसे एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहलाते हैं।
और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आयोनिक कंपाउंड बॉन्ड कैसे बनता है? Na है Cl है। Na के पास 281 है, इसके पास 287 है। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर इसे देगा तो दोनों के ऑक्टेट पूरे हो जाएंगे, तब जाकर दोनों के बीच ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी लगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी लगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया। गेन करने की जो टेंडेंसी होगी, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गेन करते वक्त एक एनर्जी रिलीज होता है, गेन करते वक्त एक एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज that energy is called electron gain enthalpy। ये रिलीज होने की वजह से नेगेटिव, ये लगने की वजह से पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी लगा, आयोनाइजेशन एनर्जी, गेन करते वक्त एक एनर्जी निकला, वो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इसलिए ये एक्सोथर्मिक, तो ये एंडोथर्मिक। और गेन करने की जो टेंडेंसी है वो एफिनिटी, और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उम्मीद करते हैं ये बात आपको याद रहेगा हमेशा, क्योंकि इसकी जरूरत, इन टर्म की जरूरत पी ब्लॉक, डी ब्लॉक सब जगह। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। तो हमने कहा ये इनका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन हमने इससे पहले भी कह रखा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी, पर्टिकुलर आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस तो होता है, लेकिन प्रॉपर वे में प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन कॉन्फ़िगरेशन, डिपेंड्स ऑन कॉन्फ़िगरेशन। इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी इर्रेगुलर रहता है। आयोनाइजेशन एनर्जी इर्रेगुलर क्यों? लेफ्ट टू राइट रेडियस हमारा बढ़ता है, सॉरी घटता है। लेफ्ट टू राइट रेडियस हमारा घटता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ता है। लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाता है, लेकिन फ्लोरीन का ऑक्सीजन से। कारण तो ड्यू टू एग्जैक्टली हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल। तो एटॉमिक रेडियस घटता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, थोड़ा और आगे आते हैं बोरोन, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ना चाहिए, बढ़ता है, लेकिन इस केस में घट जाता है। क्यों? तो यहाँ 2s2 2p3 exactly half filled p orbital has extra stability। तो याद रखेंगे, क्योंकि 15 16 मुझे दोनों पढ़ना है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल क्या बोले? स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड के साथ ऐसा। अब हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पर आते हैं। ये भी इनका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, तो ये डिक्रीजेज इन ग्रुप, डिक्रीजेज इन ग्रुप, हर ग्रुप में टॉप टू बॉटम घटता है। लेकिन फर्स्ट मेंबर सारे ग्रुप का जो कि ज्यादा होना चाहिए कम होता है। फिर से इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीजेज इन अ ग्रुप, तो डिक्रीजेज, अगर हम 14 ग्रुप की बात करें तो जैसे कार्बन है, पूरी बात सुनना, कार्बन है और कार्बन के बाद सिलिकॉन है। 15 ग्रुप की बात करें, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस।
16 ग्रुप की बात करें, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद सल्फर। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एनोमैलस बिहेवियर शो करता है, क्यों वही जानना। हम अभी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी टॉप टू बॉटम बढ़ता है, लेकिन पहला मेंबर का, सॉरी टॉप टू बॉटम हमारा घटता है, तो सबसे ज्यादा पहला मेंबर का होना चाहिए, लेकिन पहले मेंबर का दूसरे मेंबर से कम होता है। क्यों कम होता है? ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन टेक्स प्लेस, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन टेक्स प्लेस। लेकिन हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप इसलिए कहा जाता है कि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि 15, 16, 17 तीनों ही नॉन मेटल है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटने की वजह से टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, इसलिए पोलोनियम हमारा मेटल, इसलिए पोलोनियम हमारा मेटल। कोई दिक्कत? जिन्हें कहीं कंफ्यूजन हो बोलना, कंसेप्ट के साथ लर्न करेंगे तो आसान होगा, नहीं तो इतने लर्निंग है मुश्किल होगा। एक बार फिर से बताएंगे, रुक जाना, एक पॉइंट लिख लें। ये मेटल है, बाकी सारे ये मेटलॉइड है, ये नॉन मेटल। पूरी बात बोलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये भी आपने पढ़ रखा। अभी एक बार फिर से, ये डिपेंड करता है ऑन साइज, साइज के ऊपर डिपेंड करता है। साइज इंक्रीजेस, intermolecular force increases, therefore melting point and boiling point increases. टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ेगा, और जिसकी वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन ऑक्सीजन और सल्फर में बॉइलिंग पॉइंट का लार्ज डिफरेंस होता है। क्यों? ये डाई एटॉमिक है, ये पॉली एटॉमिक है। डाई एटॉमिक होने की वजह से ये गैस है, पॉली एटॉमिक होने की वजह से ये सॉलिड है। वेरी हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ड्यू टू पॉली एटॉमिक नेचर, पॉली एटॉमिक नेचर की वजह से हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, हाई एटॉमिसिटी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूल के बीच के साइज यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से होता है। ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है कि हम यहाँ पर बॉन्ड देखें, हम यहाँ पर बॉन्ड नहीं देखें। ठीक है, अभी हम आते हैं, ये हमारा जनरल और फिर से आते हैं, सुन लो। एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम बढ़ता है क्योंकि हर बार एक नया शेल बढ़ता है, इस वजह से एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। एटॉमिक रेडियस इनका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये जहां भी बढ़ेगा ये सारे घटेंगे। ये क्या है? हमने आपको 11th का पार्ट फिर से समझाया। लेकिन पर्टिकुलर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात की जाए तो ये स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। ऐसा कहा जाता है कि इनवर्सली है, लेकिन पर्टिकुलर स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड होता है। एक एग्जांपल आपके सामने कि बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन लेफ्ट टू राइट हमारा रेडियस घट रहा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता जाएगा। लेकिन नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से कम है, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन एग्जैक्टली हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल
which has extra stability. Hence, nitrogen has more ionization energy than oxygen. ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीजेज इन अ ग्रुप, टॉप टू बॉटम ग्रुप में घटता है क्योंकि साइज बढ़ता है। अगर टॉप टू बॉटम घटता है तो सबसे ज्यादा फर्स्ट मेंबर का होगा, लेकिन हर ग्रुप का फर्स्ट मेंबर अपने कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर से कम होता है। क्यों? ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज। अगर वेरी स्मॉल साइज होगा तो आपस में इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है, तो गेन करने की टेंडेंसी कहाँ होगी? जिसका छोटा साइज है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लेकिन बहुत ज्यादा छोटा साइज हो तो खुद के इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इस वजह से सिर्फ पहले मेंबर का अपने साथ वाले मेंबर से कम होता है, बाकी ट्रेंड फॉलो होता है। ये हर ग्रुप में लागू है 15-16। वाई ऑक्सीजन हैज लोएस्ट, अभी तो हमने कहा कि ऑक्सीजन वेरी स्मॉल साइज है, इसलिए गेन करने की टेंडेंसी कम है, और लेफ्ट टू राइट बढ़ता है तो फ्लोरीन का बढ़ेगा ही। टॉप टू बॉटम में सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन का सल्फर से कम है स्मॉल साइज की वजह से, और लेफ्ट टू राइट बढ़ता है तो फ्लोरीन का इससे ज्यादा होगा। तो ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। कोई दिक्कत? बिल्कुल, फ्लोरीन हर फर्स्ट मेंबर की एफिनिटी कम होती है, फर्स्ट मेंबर की एफिनिटी कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी कम होता है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कुछ नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम घटने की वजह से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटता है, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। इसलिए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटने की वजह से पोलोनियम मेटल हो जाता है। कोई दिक्कत? आगे चलें, ध्यान देना। क्यों? केमिकल प्रॉपर्टी में आना, केमिकल प्रॉपर्टी में आना है, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। केमिकल प्रॉपर्टी हमने पहले भी कह रखा है अच्छी तरह। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो बताएं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट साइज पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर साइज, क्योंकि ये सारे मॉलिक्यूल है। टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन ऑक्सीजन और सल्फर में वेरी लार्ज डिफरेंस। क्यों लार्ज डिफरेंस? क्योंकि ऑक्सीजन डाई एटॉमिक है, ये पॉली एटॉमिक है। मान लो ऑक्सीजन का साइज ये है तो सल्फर का साइज ये है, क्योंकि इसमें 2 एटम है, इसमें 8 एटम, इसलिए दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत लार्ज होता है, क्योंकि इनका एटॉमिसिटी हाई है, इनका एटॉमिसिटी कम है ड्यू टू देयर एटॉमिसिटी, यानी नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल लार्ज होने की वजह से, इसलिए सल्फर सॉलिड होता है, ये गैस होता है। कोई दिक्कत? इन सब पे क्वेश्चन पूछता है, याद रखना। केमिकल प्रॉपर्टी हमने पहले भी बता रखा है। पहला पॉइंट ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने ऐसे ही 15 ग्रुप में समझाया, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव में फिर 2 बातें होती है, एक तुम्हारा मैक्सिमम होता है, एक मिनिमम होता है, जबकि ये ओवरऑल -2 +2 +4 +6 सब शो करता है। तो -2 को यहाँ ले लिए और प्लस वाले इधर है। अब +2 में एक मैक्सिमम होता है और एक मिनिमम होता है। मैक्सिमम की स्टेबिलिटी बढ़ती है, घटती है टॉप टू बॉटम। मिनिमम की स्टेबिलिटी
घट ये बढ़ेगी, मैक्सिमम घटेगी, मिनिमम बढ़ेगी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, और नेगेटिव की स्टेबिलिटी घटेगी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। कोई दिक्कत? ध्यान देना, पी ब्लॉक को मेरे साथ साथ पढ़ना। क्यों? जो आपने 15 ग्रुप में पढ़ा है वही सब मैक्सिमम रिपीट होगा, जो भी तुमने 15 ग्रुप में पढ़ा है। अब यहाँ तक किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो जल्दी कह दो। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो जल्दी कह दो। आगे चले हम। जिन्हें दिक्कत हो बोल देना। ध्यान देना, केमिकल प्रॉपर्टी में हमने आपसे अभी अभी कहा, किसी ने केमिकल प्रॉपर्टी, पहला है ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी तो बाकी है बहुत कुछ। ऑक्सीडेशन में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव यहाँ 3 है। मैक्सिमम यानी 6 की स्टेबिलिटी घटेगी और मिनिमम यानी 2 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, और मिनिमम की स्टेबिलिटी घटती है ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, याद रखना है हर बात को अच्छी तरह से। अब आते हैं एनोमेलस बिहेवियर। एनोमेलस, ध्यान देना, एनोमेलस। एनोमेलस तो वेरी सिंपल, ड्यू टू ए स्मॉल साइज, ड्यू टू ए स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल की वजह से ऑक्सीजन यानी पहला मेंबर डिफरेंट कैरेक्टर शो करता, पहला मेंबर डिफरेंट कैरेक्टर शो करता। इन्हीं की वजह से, इन दोनों की वजह से ऑक्सीजन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, बाकी कोई नहीं। पहला एनोमेलस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनोमेलस, स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ऑक्सीजन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, अदर मेंबर डज नॉट। इसलिए ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा तो हाइड्राइड, और सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ा तो भी हाइड्राइड। तो ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से लिक्विड है और ये गैस। सिर्फ ऑक्सीजन में हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से ऑक्सीजन लिक्विड है, बाकी सारे मेंबर गैस है। इसलिए पूछा जाता है व्हाई H2O इज लिक्विड, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत? अब पहला मेंबर जो है 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता, पहला मेंबर 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता, तो मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन is 4, other member has high, other have high, उनके ज्यादा होंगे क्योंकि ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, बाकी में डी ऑर्बिटल, तो बाकी के कोवैलेंसी उनसे ज्यादा हो सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल सल्फर है तो SF6 6 बॉन्ड बना लेता है सल्फर, लेकिन ऑक्सीजन तो नहीं बनाता। ऑक्सीजन के कोवैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं, बाकी मेंबर में 4 से ज्यादा होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, बाकी में डी ऑर्बिटल है। कोई दिक्कत? और एक पॉइंट एनोमेलस का ही आपने अभी अभी पढ़ा था कि पहला मेंबर के इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है कम है बाकी मेंबर से ड्यू टू ए स्मॉल साइज। तो ड्यू टू ए स्मॉल साइज ऑक्सीजन हैज लो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो ये कुछ एनोमेलस बिहेवियर।
ये कुछ किए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंसी 4 से ज्यादा नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बाकी मेंबर से कम है, तो दीज आर एनोमलस बिहेवियर। एनोमलस बिहेवियर। अब रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद हैलोजन, एक साथ, क्योंकि सेपरेटली हम पढ़ चुके। अगर ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्राइड बनाएगा। जैसे ध्यान देना, उस से 34 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्राइड बनाएगा, सारे के सारे हाइड्राइड। ये हमारा लिक्विड है, बाकी हमारा गैस है। जो कुछ भी आपने 15 ग्रुप में पढ़ा एज इट इज, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ने की वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो तोड़ने में एनर्जी कम लगेगा, यानी डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेस। जो आसानी से टूट जाए वो अनस्टेबल, यानी स्टेबिलिटी घटेगी, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज। जो आसानी से टूट जाए, अगर टूटा तो मुझे हाइड्रोजन मिलेगा। हाइड्रोजन रिलीज करने की टेंडेंसी रिड्यूसिंग कैरेक्टर, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर घटेगा, तो बेसिक कैरेक्टर घटेगा। ये बात हम 15 ग्रुप में पढ़ चुके हैं, एज इट इज मुझे यहाँ पढ़ना है। सेम केस, कोई चेंज नहीं। किसी को दिक्कत हो तुरंत कहना, 15, 16, 17 एक जैसे, इसलिए बोल रहे हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ये भी रिएक्ट करके फॉर्म ऑक्साइड, ये ऑक्साइड बनाएगा, मेनली EO2 एंड EO3, जैसे कि SO2 एंड SO3, ACO2 ACO3, तो मेनली डाई ऑक्साइड और ट्राई ऑक्साइड। हमने 15 में भी पढ़ा एज इट इज चेंज, ऑल ऑक्साइड एसिडिक, ऑल ऑक्साइड एसिडिक होता है एंड एसिडिक कैरेक्टर, ध्यान देना, कंपेयर करना है। हाइड्राइड में एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, एसिडिक कैरेक्टर घटता है, एसिडिक कैरेक्टर घटता है, कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन की बात होती है यहाँ, और नॉन मेटल माती इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात होती है। यहाँ हम लेविस एसिड देखते हैं, यहाँ ब्राउनस्टेड एसिड देखते हैं, इसलिए भूलना मत। और जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगा वो मोर कोवेलेंट होगा, तो मोर ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, मोर कोवेलेंट एंड एसिडिक कैरेक्टर। Example, SO3 is more covalent than SO2। ये बात हम 15 ग्रुप में भी पढ़े। अगर हेलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो फॉर्म हेलाइड, हम हेलाइड का फॉर्मेशन करेंगे। हम अभी आएंगे, चिंता मत करो, हम आपकी बातें सुन रहे हैं। बहुत लोग चैट कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं सारी बातें, बस जरा हमारी बात को सुन लो, फिर से हम सब बताएंगे। हेलोजन से फॉर्म तो हेलाइड बनेगा, जैसे कि SF6 HCl6 ACCl2 ACCl4। तो ये मेनली 3 तरह के हेलाइड बनाएंगे, डाई हेलाइड, टेट्रा हेलाइड एंड हेक्सा हेलाइड। 3 तरह के हेलाइड बनाएंगे, जिसमें हेलाइड बनाने का स्टेबिलिटी क्या होगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, सबसे आसानी से फ्लोरीन बनेगा, फिर क्लोरीन बनेगा, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। मतलब SF6 आसानी से बनेगा HCl6 से,
और ये आसानी से बनेगा SBr6, यानी स्टेबिलिटी। किसी ने कुछ लिखा, हम अभी आएंगे। तो अगर हम EX6 की बात करें, ES6, तो EX6 में जितने भी एलिमेंट ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, इसमें जो है SF6 इज एक्सेप्शनली स्टेबल होता है ये हमारा। क्यों होता है? ड्यू टू ए स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, यानी कि ऐसे समझो, सल्फर है ये और सल्फर है ये, इसके सराउंडिंग 6 फ्लोरीन पॉसिबल है। Due to a small size of fluorine, accommodation around sulfur is possible. But due to large size of chlorine, HCl6 is not possible. HCl6 is not possible. 6 क्लोरीन नहीं आएंगे, तो SF6 की पॉसिबिलिटी होती है, SF6 possible but HCl6 not possible. Due to large size, it could not accommodate around sulfur atom. Due to a small size, it can accommodate around sulfur atom. तो SF6 ही केवल पॉसिबल है, बाकी कोई पॉसिबल नहीं, लार्ज साइज की वजह से। हेक्साफ्लोराइड की बात कर रहे हैं, हमने हेक्साफ्लोराइड की बात की। अब जरा मुझसे एक एक करके रुक जाना, इनमें किसे प्रॉब्लम है, ध्यान देना, इसलिए तीनों को याद रखना। जो 15 है वही 16, 15 और 16 दोनों को एक साथ समझो। इसमें क्या प्रॉब्लम है बताइए, इनमें क्या प्रॉब्लम है, जल्दी बोले। एसिडिक कैरेक्टर, ध्यान देना। और किसी को कुछ देखा नहीं, एग्जिट, अच्छा कुछ देखा नहीं, एग्जिट हो गए थे। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हम सारी बातें फिर से बता रहे, सारी बातें। पूरी, अब कोई चैट मत करना जब तक बोले ना। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, सारे एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्राइड बनेंगे, साइज बढ़ रहा है, हाइड्रोजन फिक्स है, हाइड्रोजन का साइज फिक्स है, लेकिन सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, ये रहा सल्फर, ये रहा साइज, ये रहा सेलेनियम, तो ये रहा साइज, ये रहा टेलोरियम, तो ये रहा साइज। जब साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, तो छोटे को तोड़ना मुश्किल होता है, बड़े को तोड़ना आसान होता है। साइज बढ़ने की वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो तोड़ने की एनर्जी कम लगेगी, डिसोसिएशन एनर्जी। जो आसानी से टूट जाए अनस्टेबल, यानी कि बॉटम वाला आसानी से टूटेगा, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। अगर टूटेगा तो निकलेगा क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रिलीज करने वाले को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, मतलब रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ रहा है। नीचे वाला आसानी से, जो आसानी से हाइड्रोजन दे वो एसिड, टेंडेंसी टू रिमूव H प्लस आयन, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। कोई दिक्कत? जिन्हें दिक्कत है फिर से कह दो, हम डायग्राम के साथ आपको समझा रहे हैं। किसी को YS कहाँ है, हमने दिख नहीं रहा, ये TS है, थर्मल स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को ही थर्मल स्टेबिलिटी कहते हैं, स्टेबिलिटी को ही थर्मल स्टेबिलिटी कहते हैं। आसानी से टूट जाए तो अनस्टेबल, यानी स्टेबिलिटी घट रही है। अब इस पर आते हैं, वही बता रहे हैं,
ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाएगा, जैसे कि SO2 SO3 एक एग्जांपल ले लिया। ऑल ऑक्साइड एसिडिक होता है, कारण तो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड, जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है, यानी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर ऑलवेज एसिडिक एंड मेटेलिक ऑक्साइड आर ऑलवेज बेसिक। दिमाग में रखना, हमेशा मेटेलिक ऑक्साइड, वैसे भी याद रखना तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे, ये बेसिक होता है। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जितने भी होते हैं एसिडिक ही होते हैं, ये बात कभी भूलना मत। तो 15, 16, 17 ऑल आर नॉन मेटल, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक। अब टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर घटेगा। तो हाइड्राइड में एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, ऑक्साइड में एसिडिक कैरेक्टर घटता है, ऑक्साइड में एसिडिक कैरेक्टर घटता है। ठीक है। अब जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा वो मोर कोवलेंट, वो मोर एसिडिक। तो इसका मतलब SO3 इज मोर कोवलेंट देन SO2। मोर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब मोर पॉजिटिव चार्ज, मोर पॉजिटिव चार्ज का मतलब टेंडेंसी टू मोर गेन इलेक्ट्रॉन, मतलब मोर एसिडिक। कोई दिक्कत? अब हम हेलाइड में आते हैं। हेलाइड में आएंगे, ध्यान देना। तो हेलाइड मतलब हेलोजन के साथ हेलाइड तीन तरह का, जैसे HCl2 HCl4 SF6। तो हेक्सा हेलाइड में सिर्फ यही पॉसिबल है और कोई नहीं, क्योंकि बाकी के साइज बड़ा होने की वजह से एकोमोडेशन पॉसिबल नहीं है, सिर्फ SF6 ही पॉसिबल होता है, बाकी पॉसिबल नहीं होते। अब हम आते हैं SF4 में और दोनों का स्ट्रक्चर। SF6 का तो स्ट्रक्चर आपको पता ही होता है कि ऑक्टाहेड्रल होता है, 11th में भी पढ़े। अब हम आते हैं SF4 में, यानी टेट्राहेड्रल। ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ P17 ग्रुप नहीं समझे, क्या बोल रहे हो, नहीं समझ आया। एक बार फिर से लिखो, क्या लिख रहे हो नितेश? P17, P का मतलब सर X17 ग्रुप, हाँ हाँ बिल्कुल, तुम बार बार P लिख दे रहे हो इसलिए हम भी कंफ्यूज हो रहा है। ये 17 ग्रुप है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। हैलोजन को हमेशा X से ही डिनोट करते हैं, X मतलब हैलोजन। ठीक। अब हम SF4, जरूरी है, जनरली 4 का मतलब यही निकलता है, दो बातें याद रखना। 4 का मतलब होता है S1 2 3 4 स्क्वायर प्लेनर, या फिर S1 2 3 4 टेट्राहेड्रल। 4 का मतलब ऑलवेज यही निकलता है, लेकिन यहाँ ये चीज नहीं है, यहाँ ये चीज नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सल्फर में एक लोन पेयर होने की वजह से ये जो टेट्राफ्लोराइड है sp3d है, और sp3d का मतलब सल्फर 1 2 3 4 5 ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। 4 का मतलब सिर्फ दो ही शेप होता है, लेकिन इस केस में ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है। क्यों? यहाँ सल्फर में एक लोन पेयर है, लोन पेयर होने की वजह से sp3d और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। यहाँ लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पर होने की वजह से
इसका जियोमेट्री तो हमारा C100 बन जाएगा, C100। वैसे तो ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, लेकिन लोन पेयर यहाँ होने की वजह से C100 की तरह दिखेगा ऐसा। ठीक है, ये ऐसे ऐसे झूलता है जो C100 पार्क में, क्योंकि ये हम ऐसे देखेंगे C100 स्ट्रक्चर बन। लेकिन ध्यान से, तो किसी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बोलो, किसी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बोलो। लोन पेयर सल्फर में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये पी बार बार क्यों लिख रहे हैं? आप पी बार बार क्यों लिख रहे हैं? पी, ये पी क्या है, नहीं समझ आ रहा है। नितेश, तुम बार बार पी या पी क्यों लिख रहे हो? पी का मतलब फिर से नितेश प्रॉपर वे में लिखो, लिखना क्या चाह रहे हैं? पे, क्या पे? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कहाँ पी है, कहाँ पे है, वही नहीं समझ आ रहा। देखो, तुम अलग से पूछ लेना अगर नहीं लिख पा रहे हो तो। ध्यान देना, तुम अलग से पूछ लेना जहाँ, क्योंकि मुझे पी और पे कहीं नहीं दिख रहा। ठीक ना? बिल्कुल SF6 की ही पॉसिबल है, HCl6, SBr6, Si6 पॉसिबल नहीं। तो क्या उम्मीद करें आपको समझ आया? हम आगे चलें? नहीं, बनाता तो है सेलेनियम, हमें सिर्फ सल्फर पढ़ने, हमें सिर्फ सल्फर का ही पढ़ने, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम का नहीं पढ़ने, क्योंकि सारे का पढ़ोगे तो सिलेबस और लेंदी हो जाएगा। हमारे सिलेबस में सिर्फ सल्फर का ही एग्जाम्पल पढ़ने, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम इनका नहीं पढ़ने। हम आगे चलें? ठीक है, ध्यान देना। अब सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड, इम्पोर्टेंट कंपाउंड ध्यान से सब लोग। इम्पोर्टेंट कंपाउंड वेरी सिंपल, पहला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मतलब डाई ऑक्सीजन। पहला है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मतलब डाई ऑक्सीजन। सिंपल प्रिपरेशन, सोडियम, पोटेशियम या कोई भी क्लोरेट, नाइट्रेट या परमैंगनेट, कुछ भी ले लो। तुम क्लोरेट ले लो, नाइट्रेट ले लो, परमैंगनेट ले लो, कुछ भी ले लो। जब तुम उन्हें हीट करोगे तो ऑक्सीजन निकलता है। अगर हम यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट लेते तो भी। हाँ, डिफिकल्टी इन एकोमोडेशन इज द मेन रीजन। सल्फर के सराउंडिंग 4 बड़े साइज एडजस्ट नहीं हो पाते। ठीक है, तो KCl3 को हीट करेंगे तो KCl+O2 ऑक्सीजन का फॉर्मेशन। अब इनके थोड़े बहुत प्रॉपर्टी, इनका क्या, पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। क्यों? तो ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अनपेयर्ड होने की वजह से हम इन्हें ऐसा कहते हैं।
ठीक, ये हमारा मेटल और नॉन मेटल दोनों से रिएक्ट हो सकता है। ये मेटल नॉन मेटल दोनों से रिएक्ट होता है, ऑक्साइड बनाता है, ऑक्सीजन की टेंडेंसी, सिंपल ऑक्सीजन, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब इम्पोर्टेंट है दूसरा, इम्पोर्टेंट, जरूरत बहुत जगह है पूरे इनऑर्गेनिक में, सिंपल ऑक्साइड, सिंपल ऑक्साइड की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड भी है। ऑन द बेसिस ऑफ 3 तरह के ऑक्साइड होते हैं। एक ऑक्साइड जो एसिडिक है, दूसरा बेसिक है, बहुत ध्यान से देखना, बाद में कुछ चैट करना, तीसरा एम्फोटेरिक है। 3 तरह के ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड कौन होता है? तो जो भी ऑक्साइड वाटर से कंबाइन होकर एसिड दे दे, वो एसिडिक ऑक्साइड। यानी कि ऑक्साइड कंबाइन विद वाटर टू गिव एसिड, जो वाटर से कंबाइन होकर एसिड दे दे वो एसिडिक ऑक्साइड। जैसे कि SO2, CO2, N2O5, ये वाटर से H2SO4, ये वाटर से H2CO3, ये वाटर से HNO3। जो ऑक्साइड वाटर से कंबाइन होकर एसिड दे दे वो एसिडिक ऑक्साइड। उसी तरह से जो बेस दे दे, यानी कि कंबाइन विद वाटर टू गिव बेस आर कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड। जैसे कि CaO को वाटर से रिएक्ट कर दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgO को वाटर से रिएक्ट कर दो, मैग्नीशियम ऑक्साइड, Na2O को वाटर से सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी तरह से बेसिक ऑक्साइड। तो हम मार्क क्या कर रहे हैं वो देखो कि ये सारे मेटल है, ये सारे नॉन मेटल। इसका मतलब एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटल वाले होते हैं और बेसिक ऑक्साइड मेटल वाले होते हैं। ये सारी बातें इनऑर्गेनिक में बहुत जगह काम आता है, इसलिए इस कंसेप्ट को भूलना मत, बहुत जगह काम आए। और जो ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है, वो न्यूट्रल, और जो उन दोनों है, जो एसिडिक भी है और बेसिक भी है, वो हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो कुछ ऐसे भी हैं, एक पॉइंट और लिख देते हैं इधर, यानी न्यूट्रल ऑक्साइड। तो जो नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक है, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, यानी कि उसे वाटर से रिएक्ट करो तो कोई एसिड बेस कुछ ना दे, तो हमारा न्यूट्रल ऑक्साइड, जैसे कि CO है, NO है और N2O है। CO है, NO है और N2O है, ये N2O5 है, सॉरी। तो ये जरूर याद रखना, न्यूट्रल, ठीक। और एम्फोटेरिक जो दोनों कैरेक्टर है, जिसमें बोथ कैरेक्टर हो, यानी एसिडिक और बेसिक, जैसे कि जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक। तो एल्युमिनियम का तो अक्सर एग्जाम्पल भी देखते हैं कि एल्युमिनियम HCl और NaOH दोनों के साथ रिएक्ट होता है। जिंक का भी आपने हाइड्रोजन का प्रिपरेशन में देखा होगा कि जिंक को HCl में डालो तो हाइड्रोजन निकलता है, और जिंक को NaOH में डालो तो भी हाइड्रोजन निकलता है। तो जो दोनों के साथ रिएक्ट हो जाए वो एम्फोटेरिक, जो किसी के साथ ना हो न्यूट्रल ऑक्साइड। तो एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल, ये आपको हर वक्त याद रखना है।
लेकिन एक छोटी सी बात, रुक जाना, अभी नहीं, जब बोलेंगे तब रुक जाइए, अभी नहीं। लेकिन कुछ ऐसी भी बातें मेटेलिक ऑक्साइड के केस में, मेटेलिक में, कि होता तो वो बेसिक है, लेकिन अगर उसके ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए, तो अभी अभी हमने पढ़ा है कोवलेंट कैरेक्टर और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता। तो ये बात याद रखना कि सम मेटेलिक ऑक्साइड, ये बात याद रखना, ये ऑक्साइड इसलिए हमने इंपॉर्टेंट लिख दिया है, बहुत जगह काम आएगा। सम मेटेलिक ऑक्साइड इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हैव एसिडिक कैरेक्टर, हैव एसिडिक कैरेक्टर। अगर एक एग्जांपल लिया जाए तो जैसे कि MnO2, MnO2 ये हमारा बेसिक है, लेकिन इन्हीं का MnO4 या MnO4 नेगेटिव ये हमारा एसिडिक है, ये हमारा एसिडिक है। ये हमारा बेसिक है, लेकिन ये हमारा एसिडिक है। ये भी Mn है, ये भी Mn है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर 7 है, इसमें 4 है। कोई दिक्कत? जिन्हें दिक्कत हो बोलना जरूर, बार बार कहते हैं। अभी हमने क्या कहा, न्यूट्रल है, हमने क्या कहा, न्यूट्रल एक्सेप्शनल केस, न्यूट्रल एक्सेप्शनल केस, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। ये न्यूट्रल ऑक्साइड यही 3 होते हैं, इसके अलावा नहीं होते, यही 3 होते हैं। तो ये तुम हमेशा याद रखना, याद रखना कि सर ने एक टेबल से मुझे एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक, न्यूट्रल का आइडिया दिया था। इनऑर्गेनिक में तुम्हें बहुत जगह काम आएगा। हम आगे चलें, हम आगे चलें, कोई दिक्कत? नेक्स्ट है हमारा पहला, दूसरा और तीसरा है ओजोन। ओजोन ध्यान देंगे। सिंपल प्रिपरेशन कैसे? बाय पासिंग स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन थ्रू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ऑक्सीजन को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से पास करेंगे तो मुझे ओजोन मिल जाता है। बैलेंस कर लेते हैं वो अलग बात। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से तो वो मुझे ओजोन मिल जाता है। ओजोन पे बहुत क्वेश्चन पूछता है, पहला एक एक करके। ये हमारा थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है, ऐसा क्यों? थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है, ऐसा क्यों? क्योंकि ओजोन को जरा सा एनर्जी मिलते ही वो डिसोसिएट हो जाता है, थर्मली अनस्टेबल है। अनस्टेबल है क्यों? O3 से ये O2 और नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। कोई दिक्कत? अब अगर ये नेसेंट ऑक्सीजन मिल गया तो इस वजह से ओजोन को कहा जाता है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है किसी कंटेनर में, इलेक्ट्रिक, मान लो एक पाइप है, इसमें करंट पास करोगे और इधर से ऑक्सीजन डालोगे तो इधर से ओजोन निकलेगा, और उस पाइप में करंट पास है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का सिंपल मतलब इंटरेक्शन हो जाती है ऑक्सीजन ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट होने लगते हैं और बॉन्ड तोड़कर एक न्यूली बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं उसी करंट के अंदर, जिसकी वजह से ओजोन का फॉर्मेशन होता है। ओजोन अनस्टेबल है, टूटने के बाद आसानी से नेसेंट ऑक्सीजन देता है। तो इसी वक्त एक और क्वेश्चन, अगर ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है तो हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों? नेसेंट ऑक्सीजन किसी को भी ऑक्सीडाइज कर देता है।
नेसेंट ऑक्सीजन किसी को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, लेड सल्फाइड से लेड सल्फेट बना देता है, आयोडाइड आयन से आयोडीन बना देता है, किसी भी कलर सब्सटेंस को डिसकलर कर देता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर ड्यू टू नेसेंट ऑक्सीजन, ड्यू टू नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन की एप्लीकेशन बिल्कुल, अगर तुमने पीबीएस को ओजोन से रिएक्ट किया तो नेसेंट ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज करेगा, ये PbSO4 बन जाएगा और O2 बाहर आ गया, क्योंकि ओजोन से तो ये मिला तो O2 तो बाहर आ गया और नेसेंट ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, सीधे PbSO4 बना देता है। कोई दिक्कत? ओजोन लेयर तो उसी से, ओजोन लेयर तो नेचुरल है ना, ओजोन लेयर तो नेचुरल है। ये ऑक्सीजन, थंडर बोल्ट समझते हो ना, थंडर बोल्ट, ब्रजपात्र, आकाश में बिजली कड़कना, ऑक्सीजन है लार्ज अमाउंट में, तो ऑक्सीजन लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज हो गया तो ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हो गया। तो ये नेचुरली ओजोन लेयर ऐसे ही बना। और कोई दिक्कत? थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल का मतलब जरा सा हीट मिलते ही ये डिसोसिएट हो जाता है, जरा सा हीट मिलते ही ये डिसोसिएट हो जाता है, इसलिए थर्मली अनस्टेबल है। ठीक है, और इसी तरह से हम क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन भी कर लेते हैं। तो यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत